हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सही बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मिले हैं सीए इंटर का जो टेस्ट 3 था लीवरेज का, जो हमने लिया था एफएम का, उसके डिस्कशन के लिए। सबसे पहले तो कह दूँ वेरी सॉरी सब बच्चों को, क्योंकि ऑलमोस्ट 6 दिन पहले का हमारा प्लान था कि हमने इसका डिस्कशन करना था, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी जिस कारण यूट्यूब पर नहीं आ पा रहा था लाइव। एंड इवन अब भी लाइव आकर नहीं कर रहा हूँ। एंटीबायोटिक एक्सेट्रा कुछ चल रही है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो किसी भी समय जो है मैं लुढ़क जाता हूँ सोने के लिए और नींद आ जाती है गहरी। तो अभी मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो अभी हाफ एन आवर का टाइम निकाल कर मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड करूँ सो बहुत ज़्यादा लेट ना हो। और ये अभी बता रहा हूँ बेटा कि आने वाला जो टेस्ट एक्सेट्रा होगा ऑलमोस्ट 4-5 दिन के बाद ही जो है मैं सब चीज़ें अनाउंस करूँगा। तब तक मैं थोड़ा सा और ठीक भी हो जाता हूँ और कुछ कमिटमेंट्स है मेरी, वो भी मैं अपनी कंप्लीट कर देता हूँ। राइट। सो फटाफट से ये बिना कोई समय कमाए इस टेस्ट के डिस्कशन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं टेस्ट हमारा चल रहा है, टेस्ट नंबर 3 था हमारा। 2 टेस्ट हम ऑलरेडी अपने कर चुके हैं, वन इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द अदर वाज कॉस्ट शीट। दोनों की डिस्कशन भी हमने कर ली थी। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टेस्ट था, लीवरेज टॉपिक का टेस्ट मैंने रखा था। मैक्सिमम मार्क्स से 23 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, ड्यूरेशन था 25 मिनट्स का। क्वेश्चन 3 क्वेश्चन थे, देयर वाज क्वेश्चन नंबर 1, देन देयर वाज क्वेश्चन नंबर 2 एंड देन देयर वाज क्वेश्चन नंबर 3। तो सबसे पहले आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है एंड जैसा कि आप जानते हैं वट एवर क्वेश्चन वी डू, वट एवर क्वेश्चन वी सॉल्व, सबसे पहले हम उस क्वेश्चन का एक हिस्ट्री लिखते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करूं, ये क्वेश्चन मैं अपने सामने लिख कर लाया हूं इसका हिस्ट्री। ये क्वेश्चन जो है बेटा सीए इंटर में आया था रिसेंटली नवंबर 2018 फॉर 5 मार्क्स। जी हाँ, न्यू सिलेबस में नवंबर 2018 में जो है ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का आया था, और उससे पहले भी ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। मैं बताना चाहूंगा आप बच्चों को, पीई 2 नवंबर 2006 में ये क्वेश्चन, सिमिलर क्वेश्चन 8 मार्क्स का आया था। देन पीसीसी नवंबर 2011 में बेटा ये क्वेश्चन पूछा गया था 8 मार्क्स के लिए। आफ्टर दैट दिस क्वेश्चन केम इन आईपीसी May 2014 अगेन फॉर 8 मार्क्स एंड दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन आईपीसी May 2016 फॉर 5 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस, 5 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मतलब क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब बच्चों जिन्होंने टेस्ट किया है अपना टेस्ट अपने सामने रख लेंगे और चेक करते रहेंगे। तो पहले प्रश्न में कह रहे हैं फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सोनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2018। आपको लाइबिलिटीज दी गई हैं और एसेट्स दिए गए हैं, मतलब बैलेंस शीट फुल फ्लेज आपको एसेट विद लाइबिलिटीज दी गई है। हमारे लीवरेज के चैप्टर में यूजुअली बैलेंस शीट की जरूरत नहीं होती। अगर कभी भी बैलेंस शीट गिवन है तो हमें समझ जाना चाहिए दैट दिस बैलेंस शीट विल हेल्प अस टू प्रिपेयर आवर इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट से बैलेंस शीट का नाता होता है थ्रू द फॉर्मूला ऑफ एटीआर, एसेट टर्नओवर रेशियो, जहां हमें टोटल एसेट्स और सेल का रिलेशन बताया जाता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वेरिएबल कॉस्ट है 60%, फिक्स्ड कॉस्ट जो है 20 लाख है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो एनालिसिस में भी हम पढ़ते हैं, लेकिन ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है लीवरेज चैप्टर में भी। इनकम टैक्स का रेट दिया है 25%। क्वेश्चन कह रहा है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, और जैसे इनकम स्टेटमेंट बनेगी उसके बाद ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कंबाइंड लीवरेज भी हम इजीली कंप्यूट कर लेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन हम करते हैं बेटा। आंसर नंबर 1, सबसे पहला काम रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स विद द हेल्प ऑफ एटीआर। कंप्यूटेशन ऑफ सेल्स यानी कि टर्नओवर। एसेट टर्नओवर रेशियो इज गिवन 5 टाइम्स और एटीआर का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन एसेट्स, दैट इज 5 इज इक्वल टू सेल्स अपॉन एसेट्स जिसकी वैल्यू है 100 लाख। सो आई कैन से सेल्स इज इक्वल टू 100 लाख इंटू 500 लाख। तो ये हमारा फर्स्ट नोट बन गया कंप्यूटेशन ऑफ सेल। जैसे ही सेल हमारे पास आ गई है नाउ वी कैन इजीली गो अहेड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेप आता है बेटा प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो पर्टिकुलर्स और अमाउंट इनकम स्टेटमेंट हम बनाते हैं। आइए, सेल्स हमारे सामने आ चुकी हैं 500 लाख माइनस
वेरिएबल कॉस्ट बेटा, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 60% ऑफ सेल्स, यानी कि जो सेल्स है 500 लाख उनका 60% 300 लाख. सो दिस वैल्यू शैल बी कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसमें से अगर मैं माइनस कर देता हूँ फिक्स्ड कॉस्ट को विच इज़ वेरी क्लियरली गिवन टू अस एज ₹20 लाख, आई विल बी लेफ्ट विद EBIT 180 लाख. आई होप दिस इज क्लियर, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है. माइनस कर देंगे EBIT में से बेटा इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट का अमाउंट आ जाएगा. बैलेंस शीट में अगर आप देखते हैं यहाँ पर लिखा है 12% डिबेंचर हैं 50 लाख रुपीज़ के, तो 50 लाख रुपीज़ का 12% करने से इंटरेस्ट आ जाएगा. 50 lakh multiplied by 12% will give me 6 lakh. That means EBT shall be 174 lakh. EBT में से बेटा टैक्स माइनस कर देंगे एट द रेट गिवन है 25%, जो कि आ जाता है 43.50 लाख, एंड बैलेंस रह जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स 130.50 लाख. ओके, अभी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की ज़रूरत है कि हमने टैक्स माइनस करके दिखाया, EAT तक पहुँचे. हालांकि दिस पोर्शन डजेंट हेल्प अस इन द लीवरेज एट ऑल. ये पोर्शन हमारा इस क्वेश्चन में लीवरेज में कहीं हेल्प नहीं कर रहा. फिर हम क्या EBT पर भी रुक सकते थे? जी नहीं. क्वेश्चन ने बड़े ही क्लियरली आपसे पूछा है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. जब क्वेश्चन क्लियरली लिख रहे प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, तो आपको जहां तक भी पॉसिबल है मैक्सिमम एक्सटेंड तक वहां तक आपको बनाना होगा. उसका सवाल उठता है क्या ये शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं? EBIT, EBT, EAT. जी हाँ, कुछ ऐसी शॉर्ट फॉर्म है जो कि आप यूज कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, लेकिन अदरवाइज इसके अलावा नहीं. अगर आप सोचो सेल्स की जगह S लिख दो ना, ये नहीं चलेगा. लेकिन हाँ, इनकी जगह ये लिखा जा सकता है क्योंकि यूजुअली इनको यूज किया जाता है. ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 टू बी वेरी प्रिसाइज, जहां क्वेश्चन ने हमें कहा था प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. देन क्वेश्चन कहता है सेकंड पॉइंट में तीनों लीवरेज निकालिए. सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज फॉर्मूला होता है बेटा कंट्रीब्यूशन. ओके, अपॉन EBIT. Contribution in the above statement is 200 lakh and the EBIT is 180 lakh. It will give us 1.11. Coming to the part B. Part B में बेटा पूछता है आपसे फाइनेंशियल लीवरेज, जिसका कि फॉर्मूला है इस क्वेश्चन में EBIT अपॉन EBT, where EBIT is 180 lakh and EBT is 174 lakh 1.03. and C पॉइंट पूछता है बेटा combined leverage, which is simply DOL into DFL, or I can say contribution upon EBT. That means 200 lakh upon 174 lakh, which will give you 1.15, or you could simply multiply DOL with the DFL also, even then you will get the same answer. अच्छा, तो ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर. क्वेश्चन आपसे पूछ रहे साथ में कि कमेंट भी बता दीजिए. तो कमेंट में इसमें क्वेश्चन में हमें क्या लिखना होगा? बेसिकली DOL, DFL और DCL के नेचर के बारे में लिखना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या नेचर है. अगर हम इस चैप्टर के बेसिक को समझते हैं तो DOL जो है वो मेजर करता है ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कारण जो रिस्क होता है उसको. ये वाला पॉइंट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट के कारण जो रिस्क होता है इसको मेजर किया जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट. एंड आपका जो होता है DFL, दैट मेजर्स द रिस्क ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग वाली, यानी कि इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, डिविडेंड एक्सेट्रा. और जितना ज़्यादा ये 1 से आपका आंसर आगे जाता है उसका मतलब उतना ही ज़्यादा रिस्क बढ़ता रहता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर DOL है 1.11. अगर मैं कह दूँ मान लो इसकी जगह 1.11 की जगह अगर ये DOL 1.9 होता, तो उसका मतलब है कि अगर ये 1.9 है तो वहाँ पर रिस्क हमारा बहुत ज़्यादा है. तो पहली बात तो ये आ गई इस क्वेश्चन में कि DOL, DFL, DCL सभी जो है 1 से थोड़ा सा ऊपर है, मतलब ओवरऑल रिस्क बहुत कम है कंपनी में. एंड हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, कंपनी में ऑपरेटिंग रिस्क ज़्यादा है कि फाइनेंसिंग रिस्क ज़्यादा है? बड़े ही क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि DOL DFL से ज़्यादा है, मीन्स द कंपनी हैज़ गॉट मच मोर ऑपरेटिंग रिस्क एज कंपेयर्ड टू इट्स फाइनेंशियल रिस्क. तो इस तरह 2-4 लाइन आपको इंग्लिश के लिख कर आनी होगी रिलेटिंग टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट.
नेक्स्ट आते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन विद सेम फिगर्स वाज इन आईपीसी May 2017 फॉर 5 मार्क्स। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया हो। सिमिलर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नवंबर 2004 में, जी हाँ, काफ़ी समय पहले पूछ चुका है। एंड द सिमिलर वन वाज वंस अगेन आस्क्ड इन May 2015 फॉर 5 मार्क्स। तो ये क्वेश्चन भी 3 बार एग्जाम का क्वेश्चन बन चुका है। क्वेश्चन बहुत आसान है, कोई मुश्किल इस क्वेश्चन में नहीं आती है। फटाफट से देखते हैं। यू आर गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ 5 फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। तो 5 फर्म्स आपको गिवन है। चेंज इन रेवेन्यू परसेंटेज का डाटा, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम, और यू कैन से EBIT, रेवेन्यू मीन्स सेल्स, जो आपकी जानी पहचानी टर्म्स है उनको लिख देता हूं, एंड चेंज इन EPS। तो परसेंटेज चेंज सबके बता दिए। क्वेश्चन पूछता है बेटा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बता दो सभी के लिए, और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज फॉर ऑल द फर्म्स जो है पूछा जा रहा है। सिंपल सा पॉइंट है, आपको अगर फॉर्मूला पता है तो इजीली हम इसको कर पाएंगे। लेट अस सी आंसर नंबर 2। तो सबसे पहले एक बार DOL और DFL का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सॉरी, DOL एंड क्या पूछा है, क्वेश्चन है DCL। DOL will be equal to percentage change in EBIT, or better I should use the same wording as given in question, percentage change in operating income upon percentage change in revenue. Similarly for DCL, percentage change in EPS upon percentage change in revenue. Percentage change in EPS upon percentage change in revenue. ओके, मैं क्वेश्चन अपने सामने एक बार रख लूँ तो इजी होगा। जी हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ DOL एंड DCL। फर्म का नाम क्या है? चेंज इन रेवेन्यू, change in operating income, change in EPS, then DOL and DCL। साथ में इनके ऐसा करते हैं ABCDE और F। तो E हमारा क्या हो जाएगा जी? DOL shall be equal to, फॉर्मूला देखिए लिखा है, परसेंटेज चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम अपॉन परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। means E will be C upon B। percentage change in operating income ये divided by percentage change in revenue। Similarly DCL shall be equal to F is equal to percentage change in EPS, that is D upon percentage change in revenue, that is again B। तो इस तरह से थोड़ा सा इजी हमारे लिए होगा और एग्जामिनर के लिए भी चेक करना आसान होगा। अब इसमें आइए इंफॉर्मेशन फिल करते हैं बेटा। M, N, P, Q और R। So this is given 28%, 27%, 25, 23 and 25, 26, 34, 38, 43 and 40, 32, 26, 23, 27 एंड 28%। ओके, ये डाटा लिख लिया है सारा। इसके बाद ये कंप्यूटेशन आइए कर देते हैं। C अपॉन B, दैट मीन्स 26 अपॉन 28, 34 अपॉन 27, 38 अपॉन 25, 43 upon 23 and 40 upon 25. Similarly for this
32/20, डी अपॉन बी कर रहे हैं बेटा, 26/27, 23/25, 27/23 एंड 28/25। आई होप मैंने क्वेश्चन ठीक से नोट किया होगा। ठीक है, अब इसके आंसर हम लिख देते हैं। कैलकुलेशन, स्क्रीन को कर दे रहा हूँ बेटा फुल, सो दैट आप अपना आंसर आराम से नोट कर सकें। So these shall be the answers of DCL and DOL respectively in this question. और लीवरेज का आंसर हमेशा बेटा टाइम्स में ही आता है। आई होप आप बच्चों ने सही आंसर इसका किया होगा। फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स अपने आप को दे देंगे जिनका सही है, और अगर फॉर्मूला नहीं लिखा है तो डेफिनेटली कुछ मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे बेटा। चलिए आते हैं वापस और बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है जी, कंसिडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर RSC लिमिटेड। डेट है 10% के हिसाब से 100 लाख, प्रेफरेंस कैपिटल है 12%, डिविडेंड 100 लाख एंड इक्विटी कैपिटल इज 200 लाख। टैक्स रेट है 40%। क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। जैसे कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट होता है जहां पर आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स नील हो जाते हैं, सिमिलरली फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जहां पर आइडियली आपका जो EPS है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि नील हो जाता है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, आइए करते हैं। ये क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में आया नहीं है। आंसर नंबर 3, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन डेट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 - T। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। इंटरेस्ट ऑन डेट की बात करें तो 100 लाख रुपीज इंटू 10%। प्रेफरेंस डिविडेंड की बात करें तो 100 लाख इंटू 12% अपॉन 1 - T विच इज 0.4। सिंप्लीफाई करते हैं 10 लाख प्लस 12 लाख अपॉन 0.60। थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 20 लाख, 12 डिवाइड बाई 0.6, यस इट इज, एंड टोटल शैल बी 30 लाख। तो ये है आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का आंसर इन दिस क्वेश्चन। कुछ बच्चों का शायद ये आंसर नंबर 3 निकला नहीं होगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी टीचर ने ज़रूर मिस किया होगा, जो बच्चे मुझसे नहीं पढ़े हैं। तो एक बार ये फॉर्मूला देख लेंगे बेटा, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट है। तो ये था हमारा लीवरेज चैप्टर का टेस्ट, और सही बच्चे ध्यान से तीनों आंसर को देख लेंगे। फटाफट से एक बार गो थ्रू करा दूं आपको। ये था हमारा आंसर नंबर 1, जहां पर हमने एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाकर जो है सबसे पहले सेल्स को फाइंड आउट किया, क्योंकि एसेट्स हमें गिवन थे। इनकम स्टेटमेंट को बनाया, वहां से हमने ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और कमेंट तीनों ही लीवरेज का आंसर निकाला, जैसा कि क्वेश्चन ने पूछा था। कमिंग आफ्टर दैट टू द आंसर नंबर 2, उसमें हमने देखा कि क्वेश्चन ने बिल्कुल डिफरेंट वे में परसेंटेज चेंज वाले फॉर्मूलाज दिए थे। मेरा पर्पस था कि 3 क्वेश्चन में जितनी मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा सकूं। तो नॉर्मल फॉर्मूला इस क्वेश्चन में हो गए थे, उसके बाद परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला यहाँ हो गया था, और यहाँ पर आपका जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन का पॉइंट का फॉर्मूला वो हमने यहाँ पर कवर किया। आइडियली तो भाई सब बच्चों का जो मुझसे पढ़े उनके तो 20 आउट ऑफ 20 ही होने चाहिए, और जैसा पहले कहा नेक्स्ट टेक्स्ट के लिए थोड़ी सी वेट आपको करनी होगी। और हाँ, कई बच्चे पूछते हैं सर किस हायरार्की में होंगे, तो जिस हायरार्की में आपने देखा है कॉस्टिंग का मैराथन है और FM का मैराथन है, उसी हायरार्की में बेटा आपके जो है चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, और ऑल्टरनेट बेस पर आपको पता है चलते हैं। तो नेक्स्ट जो डिस्कशन होगी टेस्ट के लिए हमारी, दैट विल बी ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग, और चैप्टर रहेगा हमारा मटेरियल कॉस्टिंग। तो आप उसकी तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें।
उसका जो डाउट सेशन है ऑलमोस्ट जैसे मैंने कहा मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं, 4-5 दिन के बाद होपफुली जो है नेक्स्ट वीक में हम उसका डाउट सेशन रखेंगे और फिर इमीडिएट उसका टेस्ट भी नेक्स्ट डे हम रख देंगे। और मटेरियल के बाद कौन सा चैप्टर होगा आपको पता होगा, जैसे मैंने कहा FM मैराथन में लीवरेज के बाद चैप्टर हुआ था कैपिटल स्ट्रक्चर, तो उस चैप्टर का हम डिस्कशन करेंगे और फिर उसका टेस्ट होगा। इस तरह से सिलसिला चलता रहेगा। विद दिस आई विल टेक द लीव। थैंक यू सो मच गाइज, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड और टेस्ट की तैयारी करते रहें और अच्छे अच्छे मार्क्स लेते रहें। बाय बाय।